जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन का रेलवे के पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज शुरुआत कर रहे हैं आज। और क्वेश्चन नंबर 1, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है और ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल ही है। जैसे आप कॉम्पिटिशन बुक हाउस पे जा रहे हो, कोई किताब खरीद रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 20% लेस करके दे रहे हैं डिस्काउंट, तो वो किताब 200 रुपये की है तो वो किताब कितने की मिलेगी? अगर आपको 200 का 20% डायरेक्ट निकालना आता है तो ठीक है, वरना आपने 200 रुपये दिए, जितने उसने वापस दिए आप उतने लेके चले आओगे। क्यों नहीं ये चीज़ क्यों कर पा रहे हो? क्यों? इसलिए आपने जितने पैसे उसने दिए उतने पैसे आपने रखे और चले आए। क्यों चले आया? उसका एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि हम ओरली 200 का 20% नहीं निकाल पा रहे थे। 220 रुपये किताब है तो उसका 20% कैसे निकलेगा? 240 रुपये किताब है तो उसका 20% कैसे निकलेगा? तो इन चीज़ों की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रोल है कि हमको कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन को नहीं करना है, कैसे सवालों में को तो अलग बात, छोड़ दो सवालों की बात, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। अगर किसी को हमने कहा 20% फ़ायदा लेके बेचना है, मान लो अगर दुकान ही खोल के बैठ गए तो उन्होंने अगर कहा 900 रुपये कोई चीज़ लाए और 20% फ़ायदा लेना है तो कितने की बेचोगे? तो आपको 900 का 20% अगर निकालना नहीं आ रहा है और पेन और पेपर का सहायता ली तो कोई फ़ायदा नहीं। या 20% का फ्रैक्शन चेंज करने लगे, 20% बराबर 1/5, ये चीज़ बहुत छोटे छोटे बच्चों की हो गई कि 1/5 करना, ये करना नहीं। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट मन में करेंगे। मन में कैसे कर पाएंगे? उसके लिए थोड़ी सी आपको तकलीफ तो होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप वो करने जा रहे हो जो पहले कभी नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन को मन में करना है। क्वेश्चन को परसेंटेज डायरेक्ट मन में निकाल के बता पाओगे इतना होगा और इतना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें जैसे भी क्वेश्चन है मैं सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूरा बुक करा रहे हैं, तो जैसे भी क्वेश्चन है सबको साथ में लेंगे। उन्होंने कहा है 60 का 15% क्या होगा? तो 60 का 15 और परसेंट का जब साइन हटता है तो 100 से भाग होती है, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 15 छक्का 90/10, ये कितना देगा? 9 हो जाएगा। तो 60 का 15% होगा 9 के बराबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसे वैसे उसका कॉन्सेप्ट आपके लिए बताते जाएंगे। सवाल कह रहा है एक संख्या का 35% 91 है तो संख्या क्या है? हमने कहा कोई संख्या k है, k का 35% कितना है? 91 है। ठीक है, अब हमें पढ़ा आता है 7 का 7 पंजे 35 और 13 सत्ते 91, 5 से काटेंगे तो 20 और 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है? संख्या माना के का 32%, अर्थात 32/100 कितना दे रखा है? 56 दे रखा है। 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 7 से काटेंगे 25 और 25 सत्ते 175, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 175, जो दे रखा है ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयस्क में 25% शीशा है, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत होगी? इसके लिए छोटी सी चीज़ समझ ली। अगर किसी चीज़ का 100% तो पूरा होता है, 50% आधा होता है। अगर किसी चीज़ का 100% पूरा होता है, 50% आधा होता है, तो 25% आधे से आधा होता है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ सवालों को बहुत ही आसान बना देंगे। जैसे किसी भी नंबर का हमको 25% निकालना है, जैसे हमको 400 का 25% निकालना है तो हम 25/100 ऐसे 25 चौका 100 नहीं करेंगे। हमको पता है कि 50% का मतलब होता है आधा, 50% का मतलब होता है आधा, तो 25% का मतलब होता है आधे से आधा। ऐसे हमसे पूछा है कि अयस्क में कितना शीशा है? 25% शीशा है। ठीक है, 25% शीशा है, तो 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने ग्राम अयस्क की जरूरत होगी? अगर ये 400 ग्राम है, अयस्क 400 ग्राम का है, अगर अयस्क 400 किलोग्राम का है तो 25% क्या निकालोगे? आधा 100, आधा 200, फिर आधा 100, अर्थात अगर ये 400 किलोग्राम आपने ले लिया तो आपको मिल जाएगा 100 किलोग्राम शीशा। लेकिन आपको 100 किलोग्राम शीशा तो नहीं चाहिए था, आपको कितना चाहिए? 80 चाहिए। अगर आपने मन में करना है कैसे करना है तो कुछ समय के बाद आप डायरेक्ट कर पाओगे। अगर 200 किलोग्राम अयस्क है तो इसमें 25% शीशा है और 200 का 25% होता है आधे से आधा, आधा 100 से आधा 50, तो इसमें 50 किलो मिल जाएगा। लेकिन हमको 50 किलो नहीं चाहिए था, हमको तो 80 किलो चाहिए। ठीक है, अगर 500 करोगे तो आधे से आधा, आधा 250, फिर आधा 125 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 125 किलोग्राम मिल जाएगा। और यहाँ से आधे से आधा, आधा 160, उससे आधा 80। क्या आप जो चाह रहे थे वो आपको 80 किलोग्राम अयस्क क्या 80 किलोग्राम शीशा क्या 320 किलोग्राम अयस्क में मिल गया। लेकिन इस तरीके को आप कहो कि नहीं ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप कर पा रहे हो। 25% का मतलब होता है आधे से आधा। बहुत एक सेकंड में आप कह दोगे इसका 25% 100, इसका 25% 50, इसका 25% 125 और इसका 25% 80।
ठीक है। अब कहो नहीं हमको कर लिख के करना है, तो लिख के करने के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, आपको पेन चलाना पड़ेगा। तो तकलीफ ना लो, उससे बेटर है कि क्वेश्चन को ओरली करो। 25% का मतलब होता है आधे से आधा, 50% का मतलब होता है आधा। तो ऑप्शन से देखो ना किसका 25% 80 मिल सकता है। तो ऑप्शन से देखा 320 का 80%, 320 का 25% 80 मिल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के विभिन्न ब्रांड हैं। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री कितनी होती है? 1,50,000। 1,50,000। सॉरी, दुकान की बिक्री होती है 15 लाख रुपए। हर तिमाही दुकान की बिक्री कितनी होती है? 15। 3 महीने में, तिमाही का मतलब 3 महीने में अगर 15 लाख होती है तो हर महीने कितनी होती है? 5 लाख। हर महीने कितनी होती है? 5 लाख। ठीक है, हर महीने दुकान की बिक्री कितनी होती है? 5 लाख, क्योंकि ये दे रखा है हर तिमाही दुकान की बिक्री 15 लाख रुपए होती है। अगर हर तिमाही 15 लाख होती है तो हर महीने 5 लाख रुपए होती होगी। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री कितनी है? उन्होंने पूछा है व्यक्तिगत स्वच्छता, और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता से कितनी होती है? 40% होती है। तो 5 लाख का 40% ही तो निकालना है, 40/100। एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो, 1 2 3 4 जीरो तो ऐसे ही है, और 5 चौक 20, हमको मिल जाएगा 2 लाख रुपए। अर्थात व्यक्तिगत स्वच्छता से दुकान की बिक्री कितनी होती है? 2 लाख रुपए। ठीक है, नहीं आया? साफ साफ कहा था कि 15 लाख रुपए 3 महीने में बेचते हो। ठीक है, 15 लाख रुपए 3 महीने में बेचते हो तो 5 लाख रुपए 1 महीने में बेचते होगे। ठीक है, अब 5 लाख रुपए 1 महीने में बेचते हो, उन्होंने कहा व्यक्तिगत स्वच्छता से बताओ कितने में बेचते हो। तो हमने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता से दे रखा था 40%, तो 5 लाख का 40% 2 लाख होता है। तो 5 लाख का 40% निकाल लिया, 2 लाख आ गया। सवाल को टिक किया और आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन पर 65,000 रुपये देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना होगा? एक बात बताइए, वेतन पर कितना दे रखा है? 65%, और 65% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 65,000 रुपये। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो उसका विपणन पर खर्च कितना होता है, और विपणन पर खर्च कितना दे रखा है? 10%। हमसे 10% की वैल्यू पूछी है, तो क्या 10% की वैल्यू 10,000 रुपये हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या। एक बात बताइए, 100% मत हुए होंगे। अगर पहले वाले को 40% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? 60%, क्योंकि ओवरऑल जो वोट पड़े होंगे वो तो 100% पड़े होंगे। अगर एक को 40% मिला है तो दूसरे को 60% मिला है, तो इन दोनों के बीच का कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और 100 मतों से हारता है। ठीक है, हारेगा, क्योंकि जो दूसरा था उसको 60% मिले होंगे, इसको 40%। तो हम देखें कि परसेंटेज के टर्म में कितने से हारा, तो भाई साहब हम कहेंगे कि परसेंटेज में 20% से हारा, क्योंकि इसको 40% मिले, इसको 60% मिले, तो जो पहला वाला बंदा था वो 20% से हारा। ठीक है, हमारे हिसाब से 20% से हारा, और क्वेश्चन कह रहा है 100 वोटों से हारा, तो हम कह पाएंगे कि ये तो 20% की वैल्यू है। और पूछा है मतों की कुल संख्या, मतों की कुल संख्या तो 100% में होगी, तो इससे 5 से गुणा कर देंगे सर, 5 से गुणा कर देंगे। या एक काम करो, 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू निकालोगे, आप 20 पंजे 5 कहोगे, आप फिर 100% कहोगे, अर्थात 500 कहोगे। ठीक है, ऐसा ना करके आप यहीं पर डायरेक्ट 5 से इसमें गुणा और 5 से इसमें गुणा कर सकते थे, तो कह सकते थे 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी। जैसे चाहो अब वैसे क्वेश्चन को बना सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है। लड़के यानी कि बॉयज का 10% लड़कियों अर्थात गर्ल्स का 1/4 के बराबर है। ठीक है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात पूछो। ठीक है,
जीरो से जीरो कट जाएगा। तो अगर मैं B/G करना चाहूँ तो 10/4 हो जाएगा। 10/4 को मैं 5/2 लिख सकता हूँ। मैं बॉयज़ और गर्ल का रेशियो लिख सकता हूँ क्या? बॉयज़ और गर्ल का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। ठीक है, 5:2 दे रखा है ऑप्शन बी में, तो इसको टिक करेंगे और बढ़ते हैं आगे। ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? अगर कोई वस्तु हमने कहा 100 रुपये की है, उसमें 10% आप इंक्रीजमेंट कर दो। 10%, 100 का 10% कितना आएगा? 10। ये जोड़ने की बात कह रहा है तो हो जाएगा 110। आपने 10% बढ़ाया, कह रहा है 10% और बढ़ा दो, तो हमने कहा 10% भाई साहब और बढ़ा दो, जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसा करेंगे। तो 110 का 10% कितना आ जाएगा? 11। तो 110 में 11 जोड़ा कितना हो जाएगा? 121। तो पूछा कुल वृद्धि कितनी? एक बात बताओ, थी कितनी? 100, हो कितनी गई? 121। तो कितना बढ़ा? अगर हमने कहा k% बढ़ा तो k का मान कितना आ जाएगा? अगर कितना बढ़ रहा है भाई साहब? 100 वाली चीज़ 121 की बेच रहे हो तो कुछ भी मान लो, तो 21% क्या वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो वृद्धि हो रही है। और 100 वाली चीज़ 121 की बेच रहे हो तो सब आराम से कह सकते हो तसल्लीपूर्वक के बराबर 21%। कोई फार्मूला नहीं यूज करते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक लाना जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्ण कितना होगा? अर्थात 45 अंक का पेपर, जैसे अगर मैंने कहा कि एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक लाना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हमें क्या लाना होता है? 33%। तो हमारा कहते हैं 100 में से 33 ले आओ, 100 में से 33 ले आओ, अब पास हो जाओगे। इन्होंने कहा कि नहीं 45 में का 38% निकालो, तो हमको कुछ नहीं करना है, 45 का 38% ही तो पूछा है हमसे, 45 का 38% पूछा है। ठीक है, हम 5 से काटेंगे, 5 ने 45, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 10 और 19 हो जाएगा। अब 19 नेमा का पहाड़ा आता है 171, 171/10 और 171/10 का मतलब हो जाएगा 17.1। 17.1 भी कह सकते हो, 17.10 भी कह सकते हो। ठीक है, इतने आसान सवाल आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, टोटल तो 100 होंगे, टोटल तो 100 होंगे ना, 100% होंगे। जो फीमेल हैं वो कितनी हैं? 40%। ठीक है, जब फीमेल 40% हैं तो मेल कितने होंगे? 60%। एनी डाउट? अगर एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं तो 60% मेल कर्मचारी होंगे ना, क्योंकि टोटल तो 100 होते हैं। उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? अब क्या था, जो फीमेल थी इसको यूनिट मान लो, 100 यूनिट या 100 पूरे वोट मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, परसेंटेज 2 बार आ रहा है तो उसको यूनिट मान लो। हमने कहा अगर टोटल 100 लोग थे तो उसमें से 40% अर्थात 40 फीमेल थी और 60 मेल थे। उन्होंने कहा था कि उनमें से 40% महिलाओं ने, तो 40% का 40%, ठीक है, इतने अर्थात 4 चौक 16, 16 फीमेल ने वोट किया और इसका कितना परसेंट? 60%, 60/100 अर्थात 36। तो हमको कितने लोगों ने वोट किया? 36 और 16 52 लोगों ने वोट किया। हमको कितने लोगों ने वोट किया? हमको 52 लोगों ने वोट किया। कितने में से किया? 100 में से किया। 52 लोगों ने वोट किया, 100 में से किया और इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, हम कह पाएंगे 52%। ठीक है, नहीं आया? बहुत आसान सवाल है, तसल्लीपूर्वक क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि अगर एक कर्मचारी या महिला कुछ भी है तो उसमें 100% होता है ऑफिस में, उसमें 40% महिला है तो 60% कौन होगा? मेल होगा। अब 40% का 40% में वोट किया है ना, तो यानी कि 16 लोगों ने, 16 औरतों ने वोट किया है और 60% का 60% अर्थात 36 मेल ने वोट किया है, अर्थात 16 और 36 52 लोगों ने उसको वोट किया है। अब 100 में से 52% हो गया, ऐसे हमने निकाल लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ाए या घटा दे, उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चीनी की मूल्य नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, तो 100 मान लो। जैसे मैं एक चीज़ आपको कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। आपके ऑफिस में या कहीं भी मान लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए कहीं ना कहीं जहाँ मन करे कि आप ऑफिस में लंच बॉक्स कर रहे हैं, क्लास में या कहीं भी आप लंच कर रहे हैं, तो आपको एक इमेजिन कर लीजिए कहानी को चलने दीजिए। तो मान लीजिए कहानी हम सुन ही लेते हैं, ठीक है। एक ऑफिस में एक महाशय खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे अपना। तो वो क्या करते थे, कौर को तोड़ते, कटोरी में लगाते और आराम से चाप से खाते। फिर को तोड़ा कौर को, फिर लगाया और फिर खाया। जब एक महाशय ने देखा इस कटोरी में कुछ नहीं है,
कटोरी में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये हर बार इसको बार में इसने ऐसे करके और उसके खाते क्यों हैं? तो उनको रुका नहीं मिला, उनको रुक नहीं मिला, जो दूसरे देख रहे थे उनको, वो गए उनके पास, बोले मास्टर आप एक बात बताइए, इस कटोरी में कुछ नहीं है, आपको भी पता है कुछ नहीं है? बोले हाँ मुझे ही पता है इस कटोरी में कुछ नहीं है। तो बोले आप हर बार कौर को तोड़ते हो, इसमें लगाते हो, बड़े चाप से खाते हो। बोले क्यों? बोले देखिए हमको भी पता है इसमें कुछ नहीं है और रियल में इसमें कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है भी नहीं, तो मैंने मान लिया है कि इसमें चटनी है, इसमें चटनी है और मैं उसी टेस्ट के अनुसार इसको खा रहा हूँ। बोले बात सही है, नहीं होने से बढ़िया है मान लेना, किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लेना। बोले ठीक है, लेकिन बोले एक बात बताओ वहाँ से कि अगर आपको मानना ही था तो आपने चटनी क्यों मानी? मतलब अगर आपको मानना ही था, इमेजिन करना ही था, तो कुछ अच्छा क्यों नहीं किया? आपने अपनी फेवरेट डिश क्यों नहीं की? जैसे आपको अगर जो भी पसंद हो, आपको अगर चिकन पसंद हो तो आपने चिकन कर लिया, ठीक है, आपको किसी मटर पनीर पसंद है तो आपको मटर शाही पनीर, जो मन करे, आपने चटनी क्यों मानी? ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे अगर हम मानना ही है, क्योंकि हमको पता है कि चीनी का मूल्य पहले कितना था, तो हम अगर मानना ही तो हम एक्स क्यों माने? क्योंकि अगर हम कहें कि x का 10% बताओ तो आप x का 10% नहीं निकाल सकते हो। आपसे कहा 100 का 10% बताओ, आप 100 का 10% कह दोगे 10। आप 100 का 13.5% पूछा जाए तो 13.5% होता है 13.5। क्या आप x का 13.5% निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। जब मानना ही है, क्योंकि x भी मानना है, 100 भी मानना है, तो क्यों ना ऐसी वैल्यू मानी जाए जो अपनी श्रद्धा अनुसार अपने को फायदा दे। अगर मानना ही है तो चटनी को मानो। ठीक है, इस बात को हमेशा माइंड में रखना कि हमको अगर मानना ही है तो कुछ अच्छा मानेंगे, अपने हिसाब से मानेंगे, हमको अच्छा कुछ कैलकुलेशन कम से कम कैलकुलेशन का यूज करना पड़े। ठीक है, अब उन्होंने कहा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का मूल्य तो नहीं पता है। अगर आपने कहा कि x तो इसका 25% आप बढ़ाओगे तो आपको तकलीफ होगी। ठीक है, तो क्यों मान रहे हो भाई साहब? आपने माना क्यों? क्योंकि जब मानना ही है तो कुछ अच्छा मानो। तो हम कहेंगे चीनी का मूल्य था 100 यूनिट या 100 यूनिट। नहीं पता था ना? जब आपको नहीं पता था, वीडियो को पॉज कर लो, आपको नहीं पता था, लाइट जाने के कारण क्लास बीच में रुक गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। उन्होंने कहा था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, हमने कहा अगर हमको x माना तो 25% बढ़ाने में हमको तकलीफ होगी, और वाकई होगी। ठीक है, तो हम क्यों ना हम इसको 100 यूनिट माने। अगर उन्होंने कहा था कि 100 यूनिट था तो उसमें 25% की वृद्धि, आप कहोगे कि 100 का 25% होता है 25, और 100 में से 100 यूनिट का होगा 25%, तो 25 यूनिट होगा, तो 100 में 25 जोड़ा तो हो गया 125 यूनिट। अब हर जगह यूनिट यूनिट लिखेंगे नहीं, बस एक दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये 100 नहीं है, 100 यूनिट है। ठीक है, इसको रखा। 100 वाली चीज़ कितने की हो गई? 125 की हो गई। आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ाए या घटाए यदि उसकी खपत को 20% से, अर्थात इतना खपत हो रही है इसको भी 20% बढ़ा दो। अगर इसको भी 20% आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? 125 का 20% कैसे निकालते हैं? 125 गुणे 20/100, 20 पंजे अर्थात 25, कितना आ जाएगा? 25। तो 125 को 20% अर्थात 25 बढ़ाने की और बात कर रहा है, तो कितना हो गया? 150। तो बताओ कि ओवरऑल कितना हो गया? 100 वाली चीज़ कितने की हो रही है? 150। तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 50%। तो 50% दे रखा है ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में उत्तीर्ण है? इस टाइप के सवालों की एक बात सुनिए, तसल्लीपूर्वक सुनिए कि आप और आपके दोस्त, आप और आपका एक दोस्त, आप 3 लोगों के साथ गए एक शादी में, और आपका दोस्त भी 3 लोगों के साथ गया एक शादी में, या आपका दोस्त गया 4 लोगों के साथ। आप कितने लोगों के साथ गए? 3। आप 3 लोगों के साथ गए, आपका जो दोस्त था वो 4 लोगों के साथ शादी में गया। ठीक है, आप और आपका दोस्त, आप 3 लोगों के साथ शादी में गए, आपका दोस्त 4 लोगों के साथ शादी में गया, लेकिन ये 2 दोस्त कॉमन थे, 2 दोस्त कॉमन थे। तो आपने क्या कहा? हम 3 लोग आए, ये 2 दोस्त कॉमन थे, ये आपके भी दोस्त थे और इसके भी दोस्त थे। सुन लेना तसल्लीपूर्वक, ये दो सेम ही हैं, ये 2 सेम ही हैं, ये आपके भी दोस्त हैं और ये इनके भी दोस्त हैं। अगर वो गिन रहा है अपनी तरफ से तो गिनेगा भाई हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा एक दोस्त और 2 कॉमन वाले। ये गिन रहे हैं मैं और मेरे 2 दोस्त कॉमन वाले। ये सभी लोग अगर एक पार्टी में उपस्थित हो जाएं तो वहाँ पर कितने लोग होंगे? आप बताओ तसल्लीपूर्वक, वहाँ पर कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 लोग होंगे क्या उपस्थित? समझो, आप कह रहे हो कि मैं और मेरे 2 दोस्त
दो दोस्त कॉमन है, ये वाले दो दोस्त कॉमन है, ये आपके भी दोस्त हैं और इनके भी दोस्त हैं। तो मैं अपनी तरफ से गिन रहा हूँ, हम 3 लोग हैं, ठीक है। ये गिन रहा है अपनी तरफ से, हम कितने लोग हैं, हम 4 लोग हैं। तो 4 और 3 7, पार्टी में 7 लोग उपस्थित होने चाहिए। क्या पार्टी में 4 लोग उपस्थित होंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये दो कॉमन थे, ये तो एक ही बार या तो मैं ऐड कर लूँ या तो वो ऐड कर ले। अगर प्रेजेंट देखा जाए कि पार्टी में कितने लोग उपस्थित हैं, या तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि मैं 3 लोगों के साथ जा रहा हूँ, मैं 3 लोग हैं, हम 3 लोग आए हैं, ठीक है। ये भी कह रहा है हम 4 लोग हैं, ठीक है। हाँ, आप भी 4 लोग हो, क्योंकि आपको वो भी जो 2 लोग हैं उनको ये भी गिन रहे हैं और ये भी काउंट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं कहूँगा कि ये 3 लोग हैं, ये 4 लोग हैं। इस प्रकार पार्टी में उपस्थित 7 लोग होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनको एक ही बार तो या तो आप काउंट कर लो या आप काउंट कर लो। एक ही लोग तो काउंट करेंगे कि दोनों लोग काउंट कर लेंगे? अब दोनों लोग काउंट नहीं कर सकते, एक ही लोग काउंट करें। तो ये तो पर्सन, ये तो अलग है, 1 2 3 ये अलग होंगे, और 4 5 इसको मानो, इन 2 को मत मानो, या इनको मानो तो इनको मत मानो। ये 2 लोग कॉमन है तो इनको बीच में उपस्थित नहीं हो सकते, दोनों तरफ से नहीं गिने जा सकते। जैसे अब वहां पर 5 लोग थे, अब पार्टी में 5 लोग उपस्थित हो रहे हैं। अब 5 में से कहें कि हम 3 जा रहे हैं, ये वाले हम 3 जा रहे हैं, तो वो कितने रह जाएंगे? वो 2 ही तो रह जाएंगे, क्योंकि ये 2 लोग थे, ये भी तो चले आए इधर। या ये वाले कहें कि हम 4 जा रहे हैं, तो ये 4 जा रहे हैं, तो ये अकेला ही तो रह जाएगा, क्योंकि ये 2 तो कॉमन है, इनको तो एक ही तरफ से गिनना पड़ेगा, दोनों तरफ से आप नहीं गिन सकते। जैसे कहा था कि 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में, 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में कितने उत्तीर्ण हुए? 40%। तो ये तो कॉमन वाले हैं, तो इनको तो घटाना पड़ेगा दोनों को जोड़ के। तो 65 + 60 - 40, 65 125 85, तो 85% छात्र थे वो क्या हो गए? उत्तीर्ण हुए। 65% सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए। दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 है। तो हम कह पाएंगे कि जो दोनों से पास होने वाले टोटल पास कितने हुए? टोटल पास कितने हुए? 85%। जब 85% पास हुए हैं तो 15% क्या हुए होंगे? 15% क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। और 15% फेल हुए हैं, क्वेश्चन ने कहा है 90 फेल हुए हैं। 15% की वैल्यू 90 है, तो हम कह पाएंगे 1% की वैल्यू 15 छक्का 90, यानी कि 1% की वैल्यू 6 है। तो हमसे पूछा है कि टोटल संख्या बताओ, तो कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी? कुल छात्रों की संख्या तो 100% रही होगी, अर्थात 600। नहीं आया? फिर समझते हैं। 65% सामाजिक विज्ञान में, 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 40% तो कॉमन है। इन 2 को एक ही तरफ गिन पाओगे, या इसकी तरफ गिन लो या इसकी तरफ गिन लो। हैं दोस्त दोनों के, मैं भी उसकी तरफ अपनी तरफ गिन रहा हूँ कि मैं भी 3 दोस्त हैं, ये भी गिनना है 4 दोस्त हैं, लेकिन प्रेजेंट में वहाँ पर उपस्थित 5 लोग हैं। अब यहाँ पर जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन में इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस यहाँ बच्चों को खड़ा करके कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करो कि जो 2 कॉमन लोग हैं वो एक ही बार काउंट होंगे, 2 बार काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे ही 65 60 इसके ये 40 थे, इसमें भी मौजूद थे, इसमें भी 40 मौजूद थे, तो 2 बार जुड़ गए ना 40 तो एक बार घटा दिया हमने। तो 85% पास हो गए, तो 15% फेल हो गए। 15% की वैल्यू दे रखी 90, तो 1% की वैल्यू आई 6, तो 100% हो गया 600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी। टोटल कितनी थी? 38। 3 एब्सेंट थी ना, तो प्रेजेंट कितनी थी? 35। ठीक है। बची ही लड़कियां, अर्थात 35 में बची ही लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य किया, गृह कार्य नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया? तो एक बात बताना, अगर 20% ने गृह कार्य नहीं किया तो 80% ने गृह कार्य किया होगा, अर्थात 35 का 80%। 0 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 3 24 और 4 28 बटे 10, ये कितना हो जाता है? 28, जो 28 दे रखा है ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 59% इतना होता है। अगर संख्या के मानी, के का 59% 87 91 होता है, तो उस संख्या का 43% हमसे पूछा है। एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको इससे भाग करूं तो मुझे पता है कि लास्ट में 9 मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि के बराबर क्या हो जाएगा? 8791 × 100 अपॉन 59। मुझे पता है कि अगर मैं 9 से इस संख्या को काटूंगा, 9 से इस संख्या को काटूंगा तो 9 9 81, लास्ट में 9 आएगा। कुछ भी आएगा लास्ट में 9 आएगा।
लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। डबल जीरो के बाद हम मान लो डबल जीरो तो है कि लास्ट में 9 आएगा, और उसका अगर मैं 43% निकालूंगा, ये संख्या कोई भी आ गई, ऐसे संख्या आएगी 9, ठीक है। मैं सिर्फ 9 को फोकस कर रहा हूँ, इसका 43% निकालूंगा तो 9 3 27, लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7 आएगा, और लास्ट में 7 दे रखा है ऑप्शन बी में। तो इस तरीका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं करना है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसको काटना है। अब काटने के लिए अब भाई 59 का पहाड़ा याद होगा तो आप पहाड़े से कर लोगे, नहीं याद तो जैसे चाहे कर लियो। जो के आ जाएगा उसका फिर जो मान आएगा उसका 43% निकाल देना, 43/100 कर देना। इस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 के 5/8 का 74%, 1200 के 5/8 का 74%, अर्थात 74/100। बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, आप खुद कर लो, ठीक है। 4 से काटो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 37 दूनी 74, और 5 3 15 हो जाएगा, और 37 हो जाएगा। तो हमको इसकी गुणा करनी है। अगर 35 और इसकी गुणा करनी है तो 37 को आप क्या लिखो, आपको करना है 35 और 37 की गुणा। तो आप 37 को लिखो 30 + 7, आपने 30 + 7 लिखा, 15 3 45, 450 हो जाएगा, और 15 7 105, यानी कि 405 और 105 555 हो जाएगा, और 555 दे रखा है ऑप्शन बी में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर लें तो बेटर है। किसी संख्या का 25/3 और परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो 100 कितना होता है, 150 होता है। तो संख्या निकालनी है, कैलकुलेशन करके के का मान निकालो। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ये तो आप खुद ही कर लोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या का 33 सही 1/3% 100, संख्या का 33 सही 1/3, इसको लिखेंगे तो 100/3%, और परसेंट का जब साइन हटाएंगे तो 100 से होती है गुणा, भाग होती है, ठीक है। बराबर कितना दे रखा है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो के बराबर कितना हो जाएगा 300, के बराबर कितना हो जाएगा 300। कोई ऑप्शन होगा सी या डी में से 300 आप टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे, और इन दोनों विषयों के अंक जोड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है। तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एवरेज का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम बहुत तसल्लीपूर्वक समझेंगे कि नेट डेफिसिट और नेट सरप्लस क्या होता है। जैसे अगर हमारे ग्रुप का एवरेज 50 है, हमने कहा कि मैं और मेरे दोस्त का वजन कितना है 50 किलोग्राम है, ठीक है। अगर कोई एक बंदा 50 किलोग्राम का हमारे ग्रुप में आ जाए तो कोई ग्रुप पे एवरेज पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और कोई 50 किलो से ज़्यादा का आ जाए तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, और अगर 50 किलो से कोई कम का आ जाए तीसरा बंदा तो एवरेज होगा 50 से घट जाएगा। ऐसे हमने कहा कि हमारा जो 5 थे उसका 60% था, जो 5 थे उसका कितना था 60%। अब 2 और जुड़ रहे हैं ना, उनके कारण हमारा औसत कितना गिर रहा है 4% गिर रहा है। परसेंट हटा दे, ठीक है। उनका हमारा कितना गिर रहा है 4% गिर रहा है। अब गिरा कितने का, 7 लोगों का गिर गया ना। जब कहा 5 अनिवार्य विषयों में एक परीक्षार्थी 60% औसत अंक प्राप्त किए, अर्थात 60 हमारा एवरेज था। अब क्या हुआ, अगर कोई 2 लोग आए, 2 विषय और जोड़े तो पूरे ग्रुप का एवरेज 4 गिर गया, पूरे ग्रुप का एवरेज 4 गिर गया। और कितने लोग ग्रुप में हो गए अब समय 5 तो पहले थे, 2 और आ गए 7 लोगों का। इसकी भरपाई कौन करेगा, 2 लोग करेंगे। 2 दूना 4, 60 - 7 दूने 14, कितना हो जाएगा 46%। नहीं आया। एवरेज का कॉन्सेप्ट कहता है नेट डेफिसिट बराबर होता है नेट सरप्लस, ठीक है। अगर हमारे ग्रुप का एवरेज 60 था तो हमको अगर कोई तीसरा बंदा आए, 5 तो लोगों का एवरेज 60 है, छठा बंदा आए, अगर वो 60% लेके आएगा तो कोई तकलीफ होगी नहीं होगी। अगर वो 61% लेके आएगा तो हमारे ग्रुप का एवरेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हमारे ग्रुप का एवरेज 60 चाहिए ना, कोई 85 लेके चला आएगा तो हमारे ग्रुप का एवरेज थोड़ा सा घट जाएगा। ऐसे ही थे, हमारे ग्रुप का एवरेज कितना था 60 था, और 2 लोग और आए तो उनके कारण हमारा ग्रुप का एवरेज कितना गिर गया 4 गिर गया। और कितने लोगों को गिर गया, इस समय ग्रुप में कितने लोगों बचते थे 5 तो पहले से 2 वो, यानी कि 7 लोगों को गिर गया। तो इसकी भरपाई कौन करेंगे, वो 2 लोग करेंगे। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 60 में से 14 निकाले 46%, और 46% दे रखा है ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कैलकुलेशन है 1605 का 4/5, 500 डर का 33% में, बस कैलकुलेशन ये आप लोग खुद कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान लघु मान आएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको कि √5 है, तो √5 को अगर कोई इंटीजर है रूट के अंदर तो इसको मान कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करो, इसको मान निकालने के लिए आप ये 2 से तो ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 2 से कितना ज़्यादा आएगा। तो क्या करो, 100 से ऊपर गुणा 100 से नीचे गुणा कर लो, ठीक है।
कर सकते हो? कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखो ये 500 किसका स्क्वायर है? ये 529 होता है 23 का स्क्वायर, और 484 होता है 22 का स्क्वायर। तो हमको पता है कि 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में आएगा, 22 और 23 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो इसको 2.24 मान लो, क्योंकि 2.3 तो नहीं मान सकते क्योंकि 23 हो जाएगा और 20 से ज़्यादा, चाहे 2.5 मान लो, जैसा मन करे वैसा, और 2.5 मान लो, 2.5 मान लोगे तो 625 में हो जाएगा, इसलिए 2.24 मान लो। बट 2.24 इसको बता रहा हूँ, अगर हम 500 का स्क्वायर निकालेंगे तो 22 से ज़्यादा और 23 से कम आएगा, तो 22 और 23 के बीच में मान लो 22.2 मान लो, 22.4 मान लो, ऐसे मान सकते हो नंबर, ठीक है। और नीचे से क्या आएगा हमारा 10 आएगा, तो हम कह पाएंगे इसका जो मान होगा 2.24 होगा, ठीक है। इसका जो मान होगा समथिंग 2.24 होगा। अब यहाँ पर 2.24 का मान रखना है, गुणा भाग है, सिर्फ गुणा भाग एलसीएम वो खुद ही कर लेना आप। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन तरह। हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि कॉन्सेप्ट बताना है हमको ये कैलकुलेशन नहीं बतानी, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद जानते ही हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या का 76% कितना दे रखा है? 95, तो वह संख्या क्या है? 19 चौक 76, 19 पंजे 95, काटा पीटी करके आप के का मान निकाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 30% का 15% कितना दे रखा है? 18। क्या हमसे के का मान नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर कितना है? एक संख्या का 42% माने मैंने कहा अगर संख्या मैंने 100 मान ली, 100 यूनिट मान ली, इसका 42% कितना आएगा? 42 यूनिट, और इसका 28% कितना आएगा? 28 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 14 यूनिट। तो कितनी वैल्यू दे रखी? 210। हम यहाँ से क्या यूनिट का मान निकाल सकते हैं? यूनिट का 210/14, 7 तियाँ 7 दूना यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या का 59% क्या होगा? ये तो 15 आया, अब ये तो 1% की वैल्यू आई ना 1 यूनिट की। अब 100 यूनिट की वैल्यू करेंगे तो 1500 आ जाएगी, 1500 का 59%। तो आप तसल्लीपूर्वक इसको यूनिट में मान ही क्यों रहे हो? आप तसल्लीपूर्वक सोचो कि 42% और 28% अंतर, अर्थात 14% की वैल्यू। 14% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 210 रुपये। तो मैं 1% की वैल्यू कह पाऊँगा 15। तो मैं 100% नंबर होता है, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1500, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या? इस संख्या का 59%, अर्थात 1500 का हमसे पूछा है 59%। यही तो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और 9 पंजे 45, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 ये रहा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। $280 का 70% के समान क्या होगा? देखिए 280 का 70% क्या आएगा? 0 0 खत्म हो जाएंगे, 28 सत्ते आ जाएगा। अरे 280 का 70% क्या होगा? हमें पता है कि 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 28 और 7 ही बचेगा, 28 और 7 ही बचेगा। अब इसकी अगर हमको गुणा करनी है तो कैसे करनी है? अगर इसको 30 मान लो तो 7 3 21 210 हो जाएगा। अब 210 में से 14 कम कर दो, 210 में से 14 कम करोगे 196 हो जाएगा, नहीं आया। इसको 30 मान लो, इसको 30 मान सकते हो ना। अगर इसको 30 माना, 28 को मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 30 - 2। अगर मैंने 7 की गुणा 30 में की तो 210, 7 3 21 210, और 7 दूनी 14 कम हो जाएंगे, 210 में से 14 निकाले 196। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 196 दे रहा है? अगर मैं 28 का 7% निकालूंगा ये तो डेसिमल में ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 140 का 35% निकाल के देखता हूँ। 140 का 35%, 35 का मतलब डबल जीरो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते और 5 दूनी 2 सत्ते, ये कितना देगा? 49 दे रहा है, ये नहीं हो सकता। तो इसको देख लो, 490 का 40%, अर्थात 1 0 से 1 0, 1 0, 49 चौक 196 होते हैं, अर्थात 490 का 40% बराबर होगा 280 के 70% के बराबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन करने हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है? एक दिन अर्थात 24 घंटे का, एक दिन अर्थात 24 घंटे का 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे। 4.5 को क्या 9/2 लिख सकते हैं? अब हम हाँ 4.5 ऐसे लिख लो, 4.5, ठीक है। और 24 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? प्रतिशत ऐसे तो निकालते हो, तब पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हमको कुछ नहीं करना है, इसको 12 2 से काटो, 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 45 पंजे 225 होता है, 225/12 होता है। अब हमको देखना है कि अब क्या देगा,
और ये तो छोटा से कटेगा नहीं, 5 2 7 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75/4, 18 चौक 72 और 3 75/4 जो दे रखा है ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है, क्या आपको पता था साइकिल का मूल्य क्या है? तो क्या x मानोगे? नहीं मानेंगे, हम अपनी श्रद्धा अनुसार वो नंबर मानेंगे जो हमको आसानी करे। तो हमने कहा कि साइकिल का मूल्य 100 रुपये था, तो उसमें 20% अगर कम कर दोगे तो वो कितना रह जाएगा? 80 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, अर्थात अब क्या हुआ, साइकिलों की बिक्री थी वो 20% बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो 80 का 20% होता है 16, ये कह रहा है जोड़ने को, तो कितना हो गया? 96। एक बात बताओ, थी 100 रह गई 96, तो क्या हुआ? 4% की कमी हुई कि वृद्धि हुई? 4% की कमी हुई, जो दे रखा है ऑप्शन ए में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब बताइए, ए का 80%, ए की बात हो रही है ना, ए का 80% की वैल्यू दे रखी है 324, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 324/80। ठीक है, लेकिन इनकम तो 100% होती है, तो मैं अगर ए की बात करूं तो ए की 100% इनकम कितनी होगी? ए की 100% इनकम हो जाएगी 324/80 गुणे 100। 0 से 0 कट जाएगा 8। देखो बहुत ध्यान से, इसको 40 कर लूँ यहाँ पे तो आसानी रहेगी। 324/80 × 100 ऐसा है, 0 से 0 काट दिया, तो मैं इसको जोड़ ले रहा हूँ, इसको 0 कर ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 3240/8। अब 8 चौक 32, 8 चौक 32, 0 और 8 पंजे 40, तो मैं कह पाऊंगा जो ए की इनकम है, वो 100% कितनी है? 405, और जो बी की इनकम है वो कितनी है? 486। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? जो बी की आय है उनसे पूछा है सवाल ने कि जो बी की आय है 486, ये ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा के प्रतिशत अधिक होगी। हमें नहीं पता तो हमने कहा के % अधिक होगी। तो कैसे निकालेंगे? 405 गुणे k/100 बराबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना अधिक है? 81 अधिक है। ठीक है, अब 81 पंजे कट जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 100/5 अर्थात 20%, और 20% दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत में मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। क्या आपको उस वस्तु का मूल्य पता है? नहीं पता है तो कितना मानो? 100, x नहीं। ठीक है, हमने कहा 100 रुपये था, कितनी वृद्धि हो गई? वो 10% की वृद्धि हो गई। 10% की इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया? 110 हो गया। और फिर 10% की कमी भी हो गई, तो यहीं से तो 10% की कमी होगी, 10% की कमी हो गई, तो कितना? 11, कितना रह गया? 99। तो एक बात बताओ, वस्तु के मूल्य में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई? 100 की चीज़ घटना और दुर्घटना दोनों होने के पश्चात कितनी रह गई? 99। तो आप नहीं कह पाओगे कि 1% डिक्रीजमेंट हो गया, कह पाओगे ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग का कितना प्रतिशत कम कर दें कि खर्च में बढ़ोतरी ना हो? एक बात बताओ, क्या आपको कोयले का मूल्य पता था? जब नहीं पता था तो 100 मानेंगे x, नहीं मानेंगे चटनी वाली कहानी को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। एक ऐसा नंबर मानेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान करे। हमने कहा कि 100 रुपये था, कितना बढ़ गया? कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया? 120। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है, 100 वाली चीज़ 120 की होगी। ठीक है, तो उपभोग का कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो? वो कह रहा है कि इसको कितना कम खाएं, कितना कम यूज करें कि हमको बढ़ोतरी ना हो। मतलब पहले भी 100 रुपये खर्च होते थे, अब भी 100 ही रुपये खर्च हुए, तो अब क्या करेंगे? जैसे पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल की रेट बढ़ गया, आपको घर से 100 ही रुपये मिलते हैं, तो आप क्या करोगे? बाइक या स्कूटी कम चलाओगे ना। आपको 100 ही रुपये में काम करना है, तो आपको क्या करना है? पेट्रोल तो महंगा हो गया, तो पेट्रोल तो कम मिलेगा ना, तो आपको जितना पहले घूमते थे उतना तो नहीं घूम पाओगे, तो आप क्या करोगे? स्कूटी या बाइक को थोड़ा कम चलाओगे। वो ही पूछ रहा है कि कितनी कम चलाओगे। जैसे आपको पेट्रोल पहले 100 रुपये लीटर था, अब कितना हो गया? 120 रुपये लीटर। आपको रुपये आज भी मिलते हैं कितने घर पे? 100 रुपये। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्कूटी या बाइक को थोड़ा कम चलाओगे ना। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना कम चलाओगे, तो हमने कहा हमें नहीं पता कितने कम चलाएंगे, हमने कहा हम k% कम चलाएंगे। ठीक है, अब एक कैसे निकालते हैं? 120 गुणे k/100 बराबर कितना? 20।
छंग, तो के बराबर 100/6। 100/6, 100/6 मतलब 50/3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% ये रखा है 16.67%। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।